मैं पहले एक एथलीट था, ई-स्पोर्ट एथलीट। उस हिसाब से सपोर्ट कभी ऑर्गनाइज़र्स की तरफ से मिला नहीं। हमारा जो ऑर्गनाइज़र था उस टाइम, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके साथ बैठ के मैंने इतनी सारी मेहनत करने के बाद अब लायक बनाने के आप टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिला, रेडविंड लीव कर दिया जाए। वैसे कोई मेरा फेवरेट नहीं है। आप कौन से ऑर्ग को अपना एनिमी या फिर दुश्मन मानते हो? एनी हेलो गाइस, वेलकम टू RW पॉडकास्ट एपिसोड 1। मैं हूं आपकी ईशू गेमिंग और आज हमारे साथ है रेडविंड की कोर मैनेजमेंट में शोहम, आदि एंड सुमित। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। फील्स ग्रेट टू बी हियर, स्पेशली ऑन आवर 2 ईयर माइलस्टोन। जैसे कि हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए रेडविन ई-स्पोर्ट्स को। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए, और एक स्पेशल थैंक्स मनीष को भी, जिसने ये आइडिया सोचा और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करवाया। एंड आज हमारे साथ, जैसे कि ईशू ने हमें बताया, हमें पता ही है कि आदि हमारे को-ओनर एंड सुमित भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो आज हम 3 जिन्होंने शुरुआत से साथ में काम किया, रेडविन को आगे ग्रो करने के लिए, पुश करने के लिए, वो सब साथ में बैठेंगे और कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, जैसे भी इनके सवाल होंगे। लेट्स सी कि जो हमारी ऑडियंस है, उनको ये चीज़ पसंद आती है कि नहीं आती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है ऑनर से, रेडविंड स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? अरे भाई! सो बेसिकली मैं पहले एक एथलीट था, ई-स्पोर्ट एथलीट, एंड उस टाइम पे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी, जब मैं एक ऑर्ग के अंडर में भी खेलता था, एंड इवन जब मैं इवेंट्स खेलता था, तो जब हम अंडरडॉग थे, तो हमें उस हिसाब से सपोर्ट कभी ऑर्गनाइज़र्स की तरफ से मिला नहीं, हमारे टाइम पे। आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। एंड जब मैं ई-स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी। तो हमारा जो ऑर्गनाइज़र था उस टाइम, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उसके साथ बैठ के मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें ऑर्गनाइज़ेशन को चलाने के लिए जो चाहिए होती है, वो थोड़ी बहुत मैंने देखी, सीखी। एंड फिर एक टाइम आया जब मुझे सही लगा ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट करने के लिए, कुछ जो हमारी अंडरडॉग टीम्स हैं, उनकी मदद करने के लिए, तब मैंने ये ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट करी थी। या बहुत बढ़िया सोच के आपने स्टार्ट किया था और कहीं न कहीं हम हेल्प कर भी रहे हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनके लिए, बिल्कुल, ताकि उनको बिल्कुल। उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि मैं भी एक जी। क्रिएटर हूँ और मेरे को भी पता है एज़ अ क्रिएटर और एज़ अ ई-स्पोर्ट्स प्लेयर कितना चीज़ें फेस करना पड़ता है। सो बहुत बढ़िया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टार्टिंग में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या आया? स्टार्टिंग में सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि आप कोई चीज़ अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट, राइट? सो मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं था यार, मैं इवेंट कैसे करवाऊँ और इवेंट करवाऊँगा। अब मैं फंड्स लगाने होते हैं इवेंट में, फंड्स की शॉर्टेज ना हो या XYZ, ये सब चीज़ें। और जब मैं फर्स्ट टाइम मैनेज कर रहा हूँ, तो कहीं मैं पहली बार में ही उन टीम्स को निराश ना कर दूँ, मैनेजमेंट को लेके, किसी चीज़ को लेके। तो यही चीज़ थी। अच्छा, तो क्या आप और आदि, जब आप लोगों ने ये स्टार्ट करा था, तो आप दोनों पहले से ही शुरू में मतलब एक साथ हो या फिर बाद में आपको आदि मिले? तो रेडविंड एक मुकाम पर आ चुकी थी। मैं ऑलरेडी आई गेस 10 इवेंट्स तो मैं करवा चुका था ऑलरेडी, एंड आफ्टर दैट मैंने एक लाइनअप हायर करी थी, टू बी ऑनेस्ट। एंड उस लाइनअप में एक आदि नाम का प्लेयर खेलता था, और इसको, जैसे मैं एक एथलीट था, मैंने अपने ऑर्गेनाइजर के साथ मिलकर कुछ चीजें सीखी, वैसे अब मैं ऑर्गेनाइजर था, एंड आदि का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन फेज में, एंड ही स्टार्टेड टू लर्न सम थिंग्स फ्रॉम मी, एंड देन हिज टीम वाज नॉट दैट सीरियस एट दैट टाइम, so he left that team, and मैंने भी उस टीम को निकाल दिया obviously, and then he joined my management at a lower level first, and then आदि ने इतना इम्प्रेस किया कि he is the co-owner now। ओके, तो अभी चलते हैं आगे आदि की तरफ। तो आदि, अभी ये मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, अभी इनके आंसर से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो आपका एक प्लेयर से लेके को-ओनर तक का सफर कैसा रहा? मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं एक मतलब प्लेयर से कोनर, कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं कोनर भी बन पाऊँगा या मतलब इतना काम भी करूँगा। पर जैसे-जैसे मैं रेडविंड में जॉइन हुआ और सोम भाई के साथ थोड़ी बातचीत अच्छी हुई, सोम भाई ने चीज़ें सिखाना चालू करी और वैसे-वैसे मेरा इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ बढ़ता गया और मुझे मज़ा आने लगा काम करने में, और उस मज़े में ही मैं काम करते गया। जितनी सारी परेशानी आई, वो सारी हैंडल करना सीखा सोम भाई से, और सोम भाई की मदद करता था चीज़ों में, और कुछ भी होता था तो चीज़ें सँभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या पेड स्क्रीम्स हो रही है, उन सब के लिए खड़े रहना, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको एग्ज़ीक्यूट करना। ये सब चीज़ें मैंने थ्रू आउट सीखी इस जर्नी में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखा, और चीज़ें कैसे हैंडल करी जाती है और कैसे ठीक करनी है, वो सब मैंने सीखा इस जर्नी में। और मैंने अपनी बहुत सारी स्किल एनहांस करी। जब सोम भाई नहीं थे तब अकेले पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाना सीखा, और अपने जो भी स्टाफ मैनेजर
थे, उनके साथ मीटिंग्स करी ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ा सके, ग्रो करवा सके और बहुत सारे आइडियाज डिस्कस करे। काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ मैंने ली थी और चीज़ें करी थी मैंने रेडविंड के लिए, जिससे सोम भाई खुश हो गए थे और मुझे ओनर का एक वो ऑर्डर पद देते थे। दे सके। तो आपके इस जर्नी स्टोरी से मुझे ये तो पता चल गया कि आप शुरू से इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। आपने अपने आप को इस लेवल तक बनाया है, लाइक एक प्लेयर से को ऑनर तक आने के लिए आपने अपने आप पे मेहनत किया है, जैसा कि आपने अभी बताया। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद अपने आप को इस लायक बनाने के बाद आपके जो टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिला कभी यहाँ, या कभी वैल्यू नहीं मिला, ऐसा कभी आपके मन में आया या कभी आपको ऐसा लगा है? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं है और ना मुझे ऐसा लगा है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई हो या मुझे कुछ गलत बोला हो या जिससे मुझे कुछ बुरा लगा हो चीज़ों का। क्योंकि सोहम भाई को मैंने एक बड़ा भाई माना है और बड़े भाई की क्या ही चीज़ बुरी लगेगी। ओके, तो मतलब भाई बढ़िया बात है भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन में भाई टैलेंट को वैल्यू तो मिल रही है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ऑनर के साथ जब डिसएग्रीमेंट्स होती हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हो? कुछ नहीं, ओनर की बात मान लेते हैं और क्या। तो मतलब आपके लिए जो आपके ऑनर है वो हर जगह सही है, मतलब कभी ऐसे कोई गलती नहीं करते हैं कि नहीं, जिससे नहीं, आपको नहीं, कभी नहीं। डिसएग्री हो? मतलब कभी तो नहीं, ऐसा नहीं, होता ऐसी होगा कि एक कोई ऐसी चीजें होती होंगी जहाँ पे एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, जहाँ पे सोहम गलत है मैं सही हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगा लाइक आपके ऑनर हर टाइम सही है? ऐसे कभी हमारे बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट तो नहीं हुआ है और जहाँ भी कभी डिसएग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ पे मैंने सोहम भाई की सुनी है, आज सोहम भाई ने मेरी सुनी है और ज़्यादातर हमारा डिसएग्रीमेंट किसी चीज़ पे होता नहीं है क्योंकि हम तो अच्छा ही चाहते हैं ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो एकदम हमारे आइडियाज़ सही रहते हैं और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ज़्यादा कि हमारा कुछ किसी चीज़ में डिसएग्रीमेंट हो। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि हमारे को ऑनर की तरफ से ऑनर के लिए कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ भाई। को ऑनर हमारा ऑनर के हर एक बात को ही एग्री कर रहा है। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि क्या जो हमारे ऑनर हैं कभी वो डिसएग्री हुए को ऑनर से? मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि आदि मेरी हर बात को बिना सोचे हाँ बोल देता है। मैं जनरली जब भी हमारे ऑर्ग में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, वो म्यूचुअल होता है। जैसे अगर मैं कुछ बोलता हूँ, तो उसमें मेरा आदि से फीडबैक रहता है, यार आदि इज़ दिस थिंग फाइन? मतलब क्या ये सही करेगा, हमारे लिए वर्क करेगा हमारी ऑर्ग के लिए? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एग्रीमेंट रहता है क्योंकि सोचते हैं उसके बारे में, तभी हम एक डिसीजन पे आते हैं। तो उस हमारी खासियत की वजह से कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हम एक दूसरे को डिसएग्री करें या कुछ करें। हाँ, पर्सनली जब हमारी बातचीत होती है तो बहुत डिसएग्रीमेंट्स होती है, बट पर्सनल पर्सनल होता है और बिजनेस बिजनेस होता है। ओके, तो अभी हम चलते हैं ऑर्ग के हेड एग्जीक्यूटिव की तरफ, सुमित। तो सुमित, आप मुझे एक बात बताओ, डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा हेक्टिक काम क्या होता है? हॉनेस्टली डेली बेसिस पे काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है। एज अ हेड एग्जीक्यूटिव मुझे टूर्नामेंट हैंडल करने पड़ते हैं, टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, शेड्यूल्स हैंडल करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ मैं कास्टिंग भी करता हूँ रेडविंड में। तो मैचेस के टाइम पे स्ट्रीम और कमेंट्री भी हैंडल करना पड़ता है, लाइक बैक मैनेजमेंट से लेके लाइव मैचेस तक का जो काम डेली रूटीन पर है। सो उसकी वजह से थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक। तो जैसा कि आपने बताया कि आप सब कुछ हैंडल करते हो, लाइव स्ट्रीम, रूम, लाइव जो भी हो गया, ठीक है, वो सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि क्यों ना रेडविंड लीव कर दिया जाए? कभी ऐसा मन में आया? गुड इंग्लिश क्वेश्चन। सच बताओ तो ऐसा मेरे को कभी लाइक थॉट भी नहीं आया। हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लाइक हेक्टिक मोमेंट्स भी आते हैं, बट रेडविंड में मेरे लिए सिर्फ ये एक ऑर्ग नहीं है, ये एक फैमिली है। लाइक सोहम भाई और आदित्य ने मुझ पे जो ट्रस्ट करके मुझे यहाँ तक लाया है, सो लिविंग का थॉट आज तक मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। इंस्टेड मैं हमेशा सोचा हूँ कि रेडविंड को और बड़ा कैसे बना सकता है। तो मतलब आपका ऐसा है कि आपको ऑनर पे भी ट्रस्ट है, को ऑनर पे भी ट्रस्ट है, इन दोनों को भी आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को ऑनर चूज करना हो, को ऑनर हटा के, तो आप किसे चूज करोगे? हॉनेस्टली अगर मुझे एक चूज करना पड़े तो मैं सोहम भाई को ही चूज करूंगा एज एन ऑनर, क्योंकि उनका विजन और उनका लीडरशिप रेडविंड को यहाँ तक लेके आया है। लेकिन साथ ही आदित्य का सपोर्ट भी इक्वल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क से ही ग्रो करती है। सो वी आर अ टीम। बैक टू सोहम, अगर आपको आदि और सुमित में से किसी को निकालना हो तो किसे निकालोगे? अच्छा, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखूं
तो शायद मैं आदि को हटाता, क्योंकि आदि को अपने थोड़े कॉलेज वगैरह के काम पे ध्यान देना है एंड उस वजह से वो अपना एकदम डीप टाइम नहीं दे पाएगा ऑर्ग में। बट अगर मैं ओवरऑल अभी तक के हिसाब से देखूं तो शायद मैं सुमित को हटाता, क्योंकि सुमित जो है उसे अभी इतना टाइम नहीं हुआ है और ज्वाइन किए हुए जितना टाइम से आदि मेरे साथ है। तो ये मेरे 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्ग में सबसे ज्यादा टॉक्सिक बंदा कौन है? और मैं सबसे ज्यादा टॉक्सिक बंदा, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑर्ग जानता है सबसे ज्यादा टॉक्सिक बंदा मैं ही हूँ। मैं इनसे जितना इनको प्यार देता हूँ उतनी ही इनको गालियां देता हूँ। मेरा थोड़ा सा इनको समझाने का, प्यार करने का तरीका अलग है, बट मैं हर किसी के साथ टॉक्सिक नहीं होता, ये मेरा नेचर है। जिनको मैं अपने बहुत ही करीबी मानता हूँ उनके साथ ही मैं, जो मेरा एक रियल नेचर है, उससे बाहर रहता हूँ, और बाकी दुनिया के लिए तो मैं बहुत प्यारा हूँ। अभी चलते हैं आदि के तरफ। तो आदि, RW में करेंटली सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? ऐसे तो मैं किसी मतलब ऐसा कोई मेरा फेवरेट नहीं है, क्योंकि मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वर्क हे भगवान! ये बढ़िया, ये बढ़िया। मेरा फेवरेट करंटली अभी कंटेंट क्रिएटर अभी न्यूली ज्वाइन हुई है, वो इशू गेमिंग के नाम से फेमस है काफी हर जगह। तो या मैं उसका कंटेंट देखना प्रीफर करता हूँ, ज्यादा उसी का कंटेंट देखता हूँ आजकल, तो वही फेवरेट है अभी तो। भले ही देखता ना हूँ, वो अलग बात लाइव है। लाइव देखता हूँ मैं देखता हूँ। लाइव देखते हैं। अगर एक शोहम और सुमित की खराब आदत बतानी हो तो वो क्या होगी? दोनों की एक खराब आदत। फ्यूरी की बता देता हूँ मैं खराब आदत। फ्यूरी कभी भी गायब हो जाता है, मैं उसे कुछ भी काम देता हूँ तो वो कभी भी गायब हो जाता है, ये होता है। हाँ, पर जैसे अभी लेट करा, अभी गायब था, इतने टाइम से तेरे को कॉल करके बुला रहे थे, उस वे में गायब था। ठीक है। अभी पॉडकास्ट के लिए भी हम दोनों आ चुके थे, और ये जो आधा घंटे डिले हुआ है ना पॉडकास्ट का, वो इस सुमित साहब की वजह से ही हुआ है। सोहम भाई की बुरी आदत कि वो कभी भी गुस्सा कर देते हैं, किसी चीज को वो समझते नहीं है और फालतू बकड़ वह 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 चालू हो जाते हैं, तो वो उनकी एक बुरी आदत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित आपसे। अगर रेडविंड में आपको फुल ऑथोरिटी दे दिया जाए तो आप क्या चेंज करोगे? लाइक अगर चेंज बोलने से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बोलना सही रहेगा। लाइक रेडविंड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो लाइक हम और कुछ बड़े बिगर टूर्नामेंट्स ला सकते हैं जो यहाँ पे प्लेयर्स फ्री फॉर ऑल के लिए खेलना चाहेंगे, एंड बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी और प्लेयर्स के लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाहेंगे हम लोग, ताकि रेडविंड फ्यूचर में और ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर रेडविंड नहीं होती तो आप कौन सी अंडरडॉग ऑर्ग में जाना प्रेफर करते? टू बी ऑनेस्ट, मैं भी अपनी एक ऑर्ग चला रहा था फर्स्ट इन द स्टार्ट, ठीक है, जब मैं सोहम भाई से भी नहीं मिला था, तो लाइक मैं उनके स्टाफ मेंबर से मिला, एंड देन धीरे धीरे मेरी बातचीत सोहम भाई से, एंड देन सोहम भाई ने भी देखा मेरे में लाइक मेरी स्किल्स एंड मेरे सारे चीज़ें, तो सोहम भाई ने मुझे अप्रोच किया कि तू क्यों ना मेरे साथ काम करेगा, लाइक हम सब साथ में काम करते हैं, हम एक ही चीज़ को बड़ा करते हैं, एंड वी विल वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो मैंने भी वो सोचा कि यार इधर मेरे को सारा एक्सपीरियंस है, इधर अच्छा मेरे को लाइक नेचर मिलेगा, सारे चीज़ें इधर मेरे को लाइक मेरे कंफर्ट के हिसाब से मुझे मिलेगी। लाइक मैं सोचने के बाद आई जस्ट केम इन कि नहीं यार, हाँ दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन जो मैं ले सकता हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया एंड वहाँ से आके एंड देन बिकमिंग अ हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस, और आई एम सो हैप्पी राइट। So basically, if Redwind doesn't exist, तो ये नॉट ई स्पोर्ट चला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RW स्टूडियोज के बारे में क्या बोलोगे? सो RW स्टूडियोज़ का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बस एक ही शख्स का नाम आता है, वो है मनीष, जो अपने RW स्टूडियोज़ को मैनेज करता है एंड सारे चीज़ों को हैंडल करता है। बट उसके साथ अपने बैकएंड पे जो अपने GFX आर्टिस्ट वीनू, कुकी एंड अनुज, ये तीनों लोग भी बहुत ही ज़्यादा लाइक हार्ड वर्किंग है एंड अपने एंड से सारे काम करते हैं, एंड और भी बहुत सारे अपने फेलो क्रिएटर्स हैं जो यहाँ पे हमारे साथ लाइक उपलब्ध है, जैसे कि इशू गेमिंग हो गया एंड देन IC। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि RW स्टूडियोज़, ओके लेट्स जस्ट ग्रो मोर एंड लेट्स टच द हाइट। ओके, बैक टू शोहम। आप कौन से ऑर्ग को अपना एनिमी या फिर दुश्मन मानते हो? एनिमी? भाई एनिमी तो कोई और नहीं है भाई। एनिमी देख, मैं नहीं, सही में मैं किसी को अपना ना दुश्मन मानता हूँ, कॉम्पिटिटर मानता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर सब इस तरफ चल रहे हैं तो मैं इस तरफ चलूंगा। मेरे डिसीजंस थोड़े डिफरेंट रहते हैं, अलग रहते हैं। मेरे को किसी को देख के काम करना पसंद नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे इंस्पिरेशन लेके उस पर वर्क करना मेरे को जरूर पसंद है। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सोच पे चलता हूँ। तो सब लोग अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपनी जगह सिर्फ मैं ही सही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप रेडविंड को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखना चाहते हो? भाई तो ऑनेस्टली जो कुछ बड़ी ऑर्ग्स हैं, गॉड लाइक, एसिटवेल एंड विटालिटी, भाई वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। सो वो जिस स्केल पे भी काम कर रही हैं, जिस स्केल पे भी हैं, मैंने रेडविंड छोड़ो, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कदम लिए हैं, जो भी स्टेप लिए हैं, मैं हमेशा उसकी टॉप पे जाना चाहता हूँ। अगर मैं शुरू करता हूँ तो मैं उसे उतनी ऊंचाइयों में ले जाऊंगा कि उस कम्युनिटी का हर बंदा मेरे को पहचाने। तो मैं रेडविंड को भी उस स्टेटस पे ले जाके खड़ा करना चाहता हूँ, ना कि छोटे मोटे टूर्नामेंट और स्क्रीन्स पे अटकना चाहता हूँ। तो अगले 5 साल में मैं उस लेवल तक देखना चाहता हूँ रेडविंड को। तो गाइस, आज के लिए पॉडकास्ट इतना ही था। आई होप आप सभी को मज़ा आया हो। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ रेडविंड ई स्पोर्ट्स। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया हम सभी को, उसके लिए दिल से थैंक यू भाई। एंड हम आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे नए नए इवेंट्स, टूर्नामेंट्स, एक्टिविटीज़, गिव अवेज वगैरह सब लाएंगे। एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हम आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाएंगे। पहला पॉडकास्ट था एनिवर्सरी के दिन लॉन्च था, इसलिए वो हमने अपने ही बीच में रखा। बट डू शेयर अस इन कमेंट सेक्शन कि आपको मजा आया कि नहीं। एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस, इतना सारा प्यार जो आप लोग देते हो हमेशा, हम जो इवेंट्स करवाते हैं, स्ट्रीम्स करवाते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। लव यू गाइस, #फील द विंड।